गुड मॉर्निंग क्लास। आज तीन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं जिसमें से दो आर्टिकल में से प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं जो 2026 और 27 दोनों में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक तो आया है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, 2016 में आया था डिसेबिलिटी एक्ट का ऊपर, ठीक है। देन मेडिकल, जो हम बात करें कॉस्ट के ऊपर आया है कि किस तरीके से मेडिकल कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। और तीसरा एक जो मीन दिख रहा है आपको ट्रांसजेंडर पर्सन की आइडेंटिटी के ऊपर आ रहा है कि किस तरीके से फेक आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर दिखा के जो मिसयूज है रिजर्वेशन का, बाकी चीज़ों के, इनके वेलफेयर स्कीम्स का, वो कर सकते हैं। वो जो एक्ट में क्या खामियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो मोस्टली हम बात करें तो सुप्रीम, यहाँ पे पहला जो आर्टिकल है वो एसिड इंजेक्शन, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ब्रिंग सर्वाइवल ऑफ फोर्सिबल। अब क्या बोल रहा है कि एसिड अटैक, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति पे एसिड फेंका गया, ठीक है, अब किसी व्यक्ति पे एसिड फेंका गया तो वही डिसेबिलिटी एक्ट में काउंट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे कह रहा है ये आर्टिकल पर्टिकुलरली कि जो सर्वाइवर जिसको जबरदस्ती एसिड पिलाया जा रहा है वो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट by including survival of forcible acid ingestion within the definition of acid attack। तो एसिड अटैक मतलब किसी पे एसिड फेंक देना चेहरे पे या कहीं भी बॉडी में, ठीक है। तो ये तो पहले से इंक्लूडेड था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अंडर आर्टिकल 142 क्या किया है कि जिसको अगर जबरदस्ती एसिड पिलाया जा रहा है तो उसको भी इसी कैटेगरी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। उनको भी डिसेबिलिटी का स्टेटस दे दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गई न्यूज़ पर्टिकुलर से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे से क्वेश्चन आएगा अब जो आपको यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ये एक्ट, दैट इज राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इस पे हम देखें तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बेसिकली कवर्ड ओनली एसिड थ्रोइंग केसेस, ठीक है। बट अब क्या होगा कि एसिड जो पी पिलाया जा रहा है जिसको, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। पहले नहीं किया जाता था, डिड नॉट इंक्लूड, ठीक है। पहले केवल जो था वो एसिड फेंकने के मामले ही शामिल थे। अब कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है बेसिकली कि कोर्ट इंटरप्रेटेड एसिड अटैक, मतलब जो एसिड अटैक की डेफिनेशन थी कोर्ट क्या है वो नैरो थी, उसको ब्रॉडर करने की ज़रूरत थी। तो इस डेफिनेशन के बाद उसको ब्रॉडर किया गया है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने, मतलब कोर्ट ने जो है वो खुद अपना पावर यूज़ किया है। तो अंडर आर्टिकल 142 हमने देखा है सो मोटो, अगर उनको कंप्लीट जस्टिस कराना है तो कंप्लीट जस्टिस के लिए हम देखें तो ये ज़रूरी है, ठीक है। कंप्लीट जस्टिस के लिए इट एंश्योर्ड कंप्लीट जस्टिस, ठीक। उसके अंडर आर्टिकल 142 इट डीम्ड डिसेबिलिटी स्टेटस, ठीक है, डिसेबिलिटी स्टेटस वो डीम करता है। अब हम इसमें बात करें तो सर्वाइवर नाउ ट्रीटेड एज द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। इस पे हम देखें तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा गया, ठीक है। अभी बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है, जब पर्सन की बॉडी 40% से ज़्यादा पर्टिकुलर कैटेगरी में डिसेबल हो, उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। 40% कैटेगरी, 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगी। ये सबके लिए अवेलेबल है जो इस एक्ट के अंदर आते हैं। इस एक्ट के बारे में हम देखेंगे कि पहले से 7 डिसेबिलिटी थी, लेकिन 2016 के एक्ट में उसको बढ़ा के 21 डिसेबिलिटी को शामिल कर दिया गया है पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, और इसमें आने वाले लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। चलिए, यही बेसिक चीज़ ये थी कि ये जानना था। और बेसिकली राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर ये जो कितने डिसेबिलिटीज़ हैं ये पता होना चाहिए। 21 डिसेबिलिटीज़ है। अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप गूगल में जाके देखें कि कौन कौन सी 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जिसको राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में रखा गया है। क्लियर? चलिए,
द कोर्ट सजेस्टेड कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क कहा है रिहेबिलिटेशन कंटिन्यूस मेडिकल केयर, ठीक है। द गवर्नमेंट इंडिकेटेड अमेंडमेंट प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन, ये बात की गई है। अब इसके की फीचर क्या है? ऑब्वियसली इसको एक्सपांड करने के बाद जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसका एक्सपांशन हुआ है, ठीक है। एसिड इंजेक्शन विक्टिम आ गए हैं, आर्टिकल 142 का यूज़ हुआ है, विक्टिम को एक डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी, उनको उनके राइट्स मिलेंगे, तो ये अधिकारों की बात होगी। और जब इस पर्टिकुलरली इस घटना के बाद अब ऐसे जो लोग हैं उनको फिर क्या होगा, प्रॉपर हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीजेस का फायदा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर मिलता है, उनको भी इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। ये चीज देखने को मिलती है। इट इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, लॉ का एक इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन होगा, मतलब कि सही मायने में उसका यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है, ठीक। अब इसमें हम बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इंक्लूड कैटेगरी अंडर द 2016 में एसिड इंजेक्शन सर्वाइवल, इस कैटेगरी को भी एसिड अटैक के अंदर डाल दिया है, इसको याद रखिएगा। मेंस क्वेश्चन में देखिए, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ वेलफेयर लॉ, ठीक है। डिस्कस विद रेफरेंस टू इंक्लूजन ऑफ एसिड अटैक सर्वाइवर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जुडिशरी का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरीके के केसेस में, ठीक है, कि किस तरह से हम किसी लेजिस्लेशन के स्कोप को वेलफेयर लॉस को इंक्लूड करने के लिए एक्सपांड करें, ठीक है। तो वो चीज़ बताना है पर्टिकुलर इस इंसिडेंट को सेंटर में रखते हुए, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आ रहा है मिसयूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। अब जो व्यक्ति एक्चुअल में ट्रांसजेंडर है और जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर होने का धोखा दे रहा है, ठीक है, या फिर मिसयूज कर रहा है, अपनी मैस्कुलेट कर रहा है, मतलब अपनी छुपा रहा है, बोल रहा है कि मैं नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल व्यक्ति, लेकिन वो अपने आप को ट्रांसजेंडर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का बेनिफिट चाहिए, उनको उसका वेलफेयर स्कीम्स जो उनके लिए है उसका फायदा उठाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेज कंसर्न्स रिगार्डिंग द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर ट्रांसजेंडर। अभी ये जो एक्ट है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2016, ये इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया है, एक पेटिशन तो सुनते समय कि सेल्फ, मतलब जो सेल्फ हम सिग्निफाई कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर मतलब खुद ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने आप को बता सकता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, बात खत्म, इतने से में खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक कोई प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है कि हम देखें तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कि आपको डीएम के सामने जाके प्रमाणित करना होगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन वो स्व प्रमाणित चल जाएगा कि आपको सिर्फ जाके बताना है, ठीक है, प्रॉपर सर्टिफिकेट की, दैट्स इट, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं कि बहुत से लोग जो नॉर्मल है लेकिन ट्रांसजेंडर होने का दिखावा कर रहे हैं, और बाकी उनका रिजर्वेशन जो एक्चुअली में ट्रांसजेंडर है उनके लिए जो सेव है या फिर वेलफेयर स्कीम जो चल रही है उनके लिए, उसका फायदा या मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन द जेन्युइननेस ऑफ द एप्लीकेंट, क्या वो सही में है, ठीक है, तो इसका मिसयूज होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अंदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करके लिखा हुआ है कि वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉ अलाउ द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जेंडर एंड petitioner आर्ग्यू दिस may लीड टू misuse, क्लियर। नाउ विद रेफरेंस टू ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019, ठीक है। सो ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 की जब हम बात करते हैं, सो यहाँ पे हम देखें तो एक्ट प्रोवाइड्स राइट्स, वेलफेयर मेजर्स एंड रिजर्वेशन, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। नाउ हियर अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली इट फोकसेस ऑन डिग्निटी एंड इंक्लूजन, ठीक है, कि वेलफेयर मेजर्स हो, रिजर्वेशन हो, डिग्निटी एंड इंक्लूजन हो, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। मेडिकल बोर्ड सजेशन की सजेशन टू इन्वॉल्व मेडिकल बोर्ड फॉर द सर्टिफिकेशन। अब मेडिकल बोर्ड को हम इंक्लूड कर सकते हैं ताकि एक प्रॉपर सर्टिफिकेट वो डिसाइड करे कि है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बात कही गई है।
एंड रेजेस क्वेश्चन अगेंस्ट द राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, क्या वो खुद से बता रहे हैं कि हम हैं या नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अब ये कब से आया? बिकॉज ऑफ द नालसा जजमेंट। हम देखते हैं नालसा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की हम बात करें तो इसमें कहा गया था कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन सही है, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, लैंडमार्क जजमेंट था, जहां ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट्स को अवेल किया गया था, ठीक है, उनके कि थर्ड जेंडर है उसको सिग्निफाई किया गया था, ठीक है। वहाँ पे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के रूल को सही ठहराया गया था कि भाई उनके भी एक अधिकार हैं तो वो खुद से बता सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कोर्ट ने जवाब मांगा है सेंटर और स्टेट से, क्या इसका मिसयूज हो रहा है तो क्या करना चाहिए। डिबेट ऑन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वर्सेस वेरिफिकेशन की सर। अब क्या होता है, देखो जो सही में अगर ट्रांसजेंडर पर्सन है और आप अगर उसका पूरा वेरिफिकेशन करने में जा रहे हो, मेडिकल बोर्ड के सामने वो जा रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा उसकी सेल्फ, हम बात कर ले, आइडेंटिटी को भी ठेस पहुंचती कि मुझे अपने आप को साबित करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पे अब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन खुद से आप बोल दो कि मैं हूँ, और आप अगर नहीं हो तो उससे मिसयूज का भी खतरा है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। देन इम्प्लीकेशन की हम बात करें सो इट में रीडिफाइन द ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, वेलफेयर स्कीम। तो इसलिए ये चीज़ देखने को कुल मिला के ये आर्टिकल इसकी बात कर रहा है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के राइट को वायलेट कर रहे हैं लोग, मिसयूज कर रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्ट्रडिक्शन विद द नालसा जजमेंट। याद रखिएगा नालसा जजमेंट जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए है, क्लियर है, याद रखिएगा ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, क्लियर। चलिए ये आप मेंस का आंसर लेके आएंगे। डिस्कस द चैलेंजेस इन बैलेंसिंग सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर राइट्स इन इंडिया। तो जो मिसयूज हो रहा है उनका, उसके बारे में बात की गई है। द चाइल्ड राइट्स पैनल सीक्स फास्टर ट्रायल इन। अब क्या हो रहा है कि पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड ये केस है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करें तो इट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। अभी इसकी हम बात कर लें सो क्या हो रहा है बेसिकली, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पॉक्सो एक्ट के अंदर में ये एक्ट कहता है कि दो 18 साल से नीचे, ठीक है, कि जो भी 18 वर्ष से नीचे है उनके साथ अगर अगर वो खुद भी अपनी सहमति से अगर इंटीमेसी में आते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, मतलब कि वो जबरदस्ती मानी जाएगी, ठीक है, अगर वो खुद की सहमति से भी आ रहे हैं तो, ठीक है। एक तो ये पॉक्सो एक्ट का ये वाला एक तो ये क्लॉज है। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात आ रही है कि चाइल्ड राइट्स पेनल्टी फास्टर। अभी क्या हो रहा है कि रेप मर्डर केस में अभी महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स ने बोला है कि स्पीडी ट्रायल की मांग की है अंडर द पॉक्सो एक्ट, ठीक है। चलिए अब ये केस था जो था रेप और मर्डर से रिलेटेड था, जो टीनेज गर्ल थी 18 ईयर्स के नीचे थी, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉपर न्यूज़ हो गई, लेकिन अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो पॉक्सो एक्ट की करेंगे ऑन द ब्रॉडर सेंस। पॉक्सो एक्ट के प्रोविजन क्या है कि स्पीडी ट्रायल के लिए एक तो सेपरेट कोर्ट होता है, ठीक है, तो सेपरेट कोर्ट आपको देखने को मिलता है। देन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको देखने को मिलता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको देखने को मिलता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको देखने को मिलता है। देन मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि किस तरीके से कमेटी सेटअप की जाती है, मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप की जाती है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द थिंग्स, ठीक है। ये चीज़ देखने को मिलता है, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब पॉक्सो एक्ट के अंदर ये मांग की जा रही है कि 18 वर्ष के नीचे, अब क्या होता है इसमें चाइल्ड मैरिज भी आ रही है कि किसी व्यक्ति की चाइल्ड मैरिज हो गई, पेरेंट्स ने अपनी सहमति से करा दी है, गर्ल्स की भी सहमति है, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो हॉस्पिटल में गए, अब वो 18 से नीचे है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने बता दी कि भाई ये एडल्ट नहीं है, तो ये पॉक्सो एक्ट के अंदर आएगा। तो अब वहाँ पे पुलिस के सामने आपकी ये भी नहीं चलेगी कि आपकी सहमति से हुआ है, वो केस बन गया कुल मिला के, अगर वो 18 के नीचे है तो वहाँ पे सहमति का भी कोई रोल नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसी मांग की जा रही है कि
पॉक्सो एक्ट के अंदर 16 इयर्स कर देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत से समय अब देख रहे हैं कि 16 से 18 के बीच सेक्सुअली एक्टिव हो जा रहे हैं बच्चे और सेक्सुअल इंटीमेसी में आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि बहुत जगह अब्यूसनेस देखी जा रही है। फिर अगर गर्ल जो है वो अगर अपनी मर्जी से भी आ रही है तो वो बेसिकली अगर उनके पेरेंट्स द्वारा फिर लड़के पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? और एक प्रकार से जेंडर न्यूट्रल है, ये भी याद रखिएगा। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है, तो ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है? चलिए, केस अंडर द पॉक्सो डिमांड फॉर द स्पीडी ट्रायल, ठीक है? जुडिशियल इंटरवेंशन, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमको देखने को मिलता है। ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, ठीक है? सो इट हाइलाइट्स द इश्यूज इन द क्रिमिनल जस्टिस डिले, स्ट्रेंथन द चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है? पब्लिक ट्रस्ट देखने मिलता है इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। क्लियर है? चलिए, सो अब इसके कारण क्या हो रहा है, केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, तो वहाँ पे जुडिशियल बैकलॉग भी हमको देखने को मिल रहा है इश्यूज का, रिसोर्स कंस्ट्रेंट देखने मिल रहा है, रिस्क ऑफ प्रोसीजरल लैप्स भी देखने मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर? चलिए, नाउ अब हम वे फॉरवर्ड देखें तो भाई स्ट्रेंथन द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। इट स्ट्रेंथन, अभी क्या हो रहा है कि हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि केसेस जल्दी सॉल्व हो सके। इम्प्रूव फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी, ठीक है? ये आपको देखने को मिलेगा। देन सेंसिटिव जुडिशरी एंड पॉलिसी, ये भी चीज़ है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉक्सो, ये भी चीज़ है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब क्या हो रहा है कि पॉक्सो एक्ट क्यों है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए ये एक्ट है। स्पीडी ट्रायल का कितना इंपॉर्टेंस है रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, इसको हमको पॉक्सो एक्ट के बारे के अंदर में लिखना है। तो इसको आप लिख के लाएंगे और टेलीग्राम चैनल में करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से क्या होता है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को भी, और वहाँ पे नीचे चीज़ें जो है शेयर कर दी जाएंगी। अब मेडिकल इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे ये बहुत कोर टॉपिक निकल के आया है जो आपके आने वाले समय के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसका क्या है कि इंडियन हाउस होल्ड्स आर इंक्रीजिंगली फेसिंग राइजिंग मेडिकल इन्फ्लेशन विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द जनरल इन्फ्लेशन। अब क्या हो रहा है कि हम बात कर लें, मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है? मेडिकल कॉस्ट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जितनी तेज़ी से हमारा नॉर्मल जनरल इन्फ्लेशन बाकी चीज़ों का नहीं बढ़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अब हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको फॉर एग्जांपल 25 लाख का आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तब वो भी बेनिफिट आपको तभी करेगा जब आप हॉस्पिटलाइज होगे, ठीक है? लेकिन अब अगर हम देखें कि हम नॉर्मल टाइफाइड के चेकअप कराने के लिए भी जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट कराने भी जा रहे हैं, जिस नॉर्मल चीज़ है, तो उसका ही अब जैसे कि कोई रेगुलर आपका कोई मेडिसिन चल रही, डायबिटीज़ की, बीपी की, ये सब, तो उसमें जो अगर आपका आउट ऑफ पैकेट पॉकेट एक्सपेंडिचर मेडिकल द मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, नॉर्मल दवाइयों से हो गया, तो उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये आर्टिकल उसी पे बात कर रहे हैं कि मेडिकल इन्फ्लेशन जो है इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अदर देन द सीपीआई इन्फ्लेशन, ठीक है? अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 48 से 50% तक हमको बढ़ते देखने को मिला है, ठीक है? हेल्थ केयर कॉस्ट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, मेडिसिन, डायग्नोस, ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा शार्पली मैनर में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर्स में डोमिनेट करते हुए हमको देख, अब जो मेजरली चीज़ है उसमें भी गवर्नमेंट के पास कोई इलाज नहीं कराना चाह रहा, सब कहाँ चाह रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है आपके हेल्थ केयर सर्विसेज में, तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है ना। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हम बात करें फिर भी लो है, अभी भी बहुत ज़्यादा लो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, और जहाँ हो रहा है तो वो भी हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है, वो बाकी चीज़ें नहीं करता। दूसरी बात, लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ने के कारण। देन पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? सो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर?
अब हम मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो फीचर्स क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो फास्टर देन एवरेज हो रहा है। तो मेरी मेन चीज़ यही है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है कि मेडिकल कॉस्ट जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये सारा पैसा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा रहा है, गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधाएं नहीं है और ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसको कराना भी नहीं चाह रहे हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनइक्वालिटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये आर्टिकल उससे ही रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास पे खासकर प्रेशर जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रो क्या हो सकते हैं, ग्रोथ इन दी हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर को ग्रो किया जाए, मोर एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन लाया जाए, इंक्रीजिंग इंश्योरेंस अवेयरनेस, इंश्योरेंस का अवेयरनेस मतलब लोगों को अवेयर किया जाए इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक। देन कॉन्स की हम बात करें तो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, हाउस होल्ड से रिलेटेड की फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हेल्थ केयर इनइक्वालिटी में आपको देखने को चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। देखिए आप इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मेडिकल इन्फ्लेशन, इससे मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया आर लोअर देन द, गलत बात है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, हाई प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। 2 and 3 इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब सीरियस चैलेंजेस क्या हो रहे हैं राइजिंग मेडिकल इन्फ्लेशन के, इसको आप लिख के लाएंगे। नाउ द नेक्स्ट लास्ट न्यूज इज सिनबेक्स एक्सरसाइज, जो कि आपको कंबोडिया और इंडिया के बीच में देखने को मिलती। जस्ट एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सिनबेक्स क्या है। सिनबेक्स इज बेसिकली एन एक्सरसाइज बिटवीन द कंबोडिया एंड इंडिया, ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए कंबोडिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज देखने को मिलती है, विच इज इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स प्रोस्पेक्ट में था, बाकी आप इसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आपको पीडीएफ पता है कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर है, उसमें आपको मिल जाएगी। बाकी आप हमारे जो पर्सनलाइज मेंटरशिप है, पर्सनलाइज मेंटरशिप के बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेजिग्नेटेड इंडिविजुअली पर्सनलाइज मेंटरशिप दी जाएगी, गाइड किया जाएगा क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो तो